हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सैनी सर में। और आज हम आपके लिए फिर से उपस्थित हैं आपके बीच एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले सॉरी, इस बार वीडियो थोड़ी लेट हो गई, उसके लिए सॉरी। लेकिन अब आपके लिए फिर से हम नई वीडियो के साथ उपस्थित हैं, तो चैनल पर बने रहें और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और एक बहुत ज़रूरी बात, आपको पता है NDA CDS के फॉर्म चल रहे हैं, उनकी लास्ट डेट जो है वो 7 जून है। साथ ही 1 जून से FCAT के लिए फॉर्म भी आ चुके हैं। जिन बच्चों ने वो फिल नहीं किए हैं पहले जब उनको फिल कर लेंगे और तैयारी के लिए चैनल पर जुड़ रहेंगे, जहां पर आपको फिजिक्स, FCAT, CDS और NDA, नेवी, एयरफोर्स सभी के लिए मिलेगी, ठीक है। तो जो हमारी सीरीज़ चल रही थी 1 डायमेंशनल मोशन, आज हम इसमें उपस्थित हैं नई टॉपिक के साथ, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति आज हम शुरू करेंगे, ठीक है। उससे पहले जो हमने देखा था 1 डायमेंशनल मोशन, जिस बच्चे ने वो नहीं देखा है चैनल पर वीडियो पड़े हैं, जाकर देख लेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य क्या होता है, ठीक है। ये जो पथ होता है, कोई भाला फेंकता है कोई खिलाड़ी, उसका जो पथ होता है, उसको जो भाला फेंकने की जो गति होती है उसे बोलते हैं प्रक्षेप्य गति, जो भाला की गति होती है, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है द्विविमीय गति। इसमें सबसे पहले देखेंगे द्विविमीय गति, ठीक है। प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति में सबसे पहले क्या आता है, द्विविमीय गति, 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। जो 1 डायमेंशनल मोशन है वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है 2D मोशन। सबसे पहले ये देखेंगे 2D मोशन होता क्या है। जैसे मानिए ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में कोई पिंड स्थित है, ठीक है, तो उसकी स्थिति को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, अंतरिक्ष में कोई पिंड उपस्थित है, उसकी स्थिति को व्यक्त करने के लिए आवश्यक 3 निर्देशांक, कौन से, X, Y और Z। X, Y और तीनों निर्देशांकों में से कोई 2 समय के सापेक्ष परिवर्तित रहें, ठीक है। क्या, कोई 2 निर्देशांक X, Y, Y, Z या X, Z, कोई से भी 2 टाइम के साथ परिवर्तित रहें उसकी स्थिति में, ठीक है। तो उसका जो मोशन होता है वो 2 डायमेंशनल मोशन होता है। और ये 2 डायमेंशनल मोशन सिर्फ और सिर्फ एक तल में पॉसिबल है। जैसे ये X और ये Y, ये एरिया मान लीजिए ये है, ये एक प्लेन है। इस प्लेन में 2 निर्देशांकों के बीच समय के साथ परिवर्तित रहेंगे ना, तो एक तल में पॉसिबल है, ठीक है। जैसे मान लिया घड़ी की सुई है, घड़ी है, एक प्लेन में गति कर रही है, इसकी सुइयाँ, ये क्या है, ये भी एक 2 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। इसका जो सबसे परिभाषा इसकी पर देखेंगे 2 डायमेंशनल मोशन की, कि किसी वस्तु की गति द्विविमीय गति कब कहलाएगी, किसी भी वस्तु की द्विविमीय गति 2 डायमेंशनल मोशन तब कहलाएगी जब उसके अंतरिक्ष में स्थित पिंड के सापेक्ष उसके दो निर्देशांक हैं X, Y, Y, Z और X, Z, कोई से भी 2 समय के साथ परिवर्तित रहें, ठीक है। ये इसकी परिभाषा है। इसका जो उदाहरण है वो है एग्जाम्पल, एक तो देख लीजिए यही घड़ी। नेक्स्ट आता है जो पृथ्वी की गति है। पृथ्वी की गति सूर्य के चारों ओर कैसी गति है, वो भी एक 2 डायमेंशनल मोशन है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। तो इसमें 2 डायमेंशनल मोशन में क्या होता है कि जब कोई भी पिंड है एक प्लेन में स्थित है, 2 निर्देशांकों के सापेक्ष समय के साथ उसकी स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे 2 डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन या द्विविमीय गति कहते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, एग्जाम्पल घड़ी की सुइयाँ, एग्जाम्पल, ठीक है ना, ये है। इसमें नेक्स्ट आते हैं द्विविमीय गति के प्रकार, प्रक्षेप्य गति के प्रकार, इसमें आगे देखते हैं, चलिए, ठीक है। तो अभी हमने देखा द्विविमीय गति, 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन कितने प्रकार का होता है, वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, और सेकंड होता है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। ये 2 प्रकार होते हैं
टू डायमेंशनल मोशन के द्विविमीय गति दो प्रकार की होती है, प्रक्षेप्य गति और वृत्तीय गति। उसमें से आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रक्षेप्य गति, ठीक है। जो ये वृत्तीय गति है ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होगी, इसे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक अभी ये पढ़ते हैं, ठीक है। प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति क्या होती है हम देखते हैं। प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति क्या होती है, देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है। एक वस्तु जो बिना ईंधन विदाउट एनर्जी की खपत के सिर्फ गुरुत्व के प्रभाव से वायुमंडल में गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। जैसे कोई पिंड है वो वायुमंडल में इंडिपेंडेंटली बिना किसी एनर्जी के मोशन कर रहा है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। कैसे, उसको जो फेंकने में, उसे उसके स्टार्टिंग पॉइंट से उसको रिलीज करने में जो एनर्जी लग रही है, उससे अलग जो एनर्जी है उसको चलने के लिए चाहिए, वो सिर्फ जो उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे उसको थ्रो करने के लिए एनर्जी लग रही है वो नहीं, जो उसके वायुमंडल में मोशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बिल्कुल शून्य है। वो सिर्फ गुरुत्व ग्रेविटेशन के प्रभाव से ही मोशन करता है, ठीक है। जैसे खिलाड़ी भाला फेंकता है, ठीक है, तो भाला फेंकने में ही तो उसे एनर्जी लगती है, बाद में तो वो खुद मोशन करता है ना, जाने के बाद कि आगे कितनी दूर तक जा रहा है। नीरज चोपड़ा ने जैसे फेंका था तो उसने जो एनर्जी लगाई, सिर्फ उसने एनर्जी लगाई वो खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद जो उसने खुद मोशन किया वायुमंडल में इंडिपेंडेंटली गुरुत्व के प्रभाव से जो मोशन होता है किसी भी पिंड द्वारा, किसी भी चीज़ के द्वारा, उसको मोशन को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम देखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल इसके जनरल लाइफ में देखने के लिए मिलेंगे। जैसे सबसे पहला क्या है कि कोई हवाई जहाज़ है, हवाई जहाज़ छोड़ो, फाइटर प्लेन है, आप लोग एफकेट की CDS ND की तैयारी कर रहे हो, राफेल उड़ाएंगे जाकर, ठीक है। तो जो आप राफेल उड़ा रहे हैं उसमें जो आपने बम गिराया, देखिए बम गिराने का जो मोटिव है, मतलब जो बम गिराने में एनर्जी लगी वो नहीं, बम गिराने के बाद जो बम अपनी डायरेक्शन पे गया जहाँ पर भी, ठीक है, उसकी जो बम है वो रॉकेट है, उसकी जो मोशन है हेलीकॉप्टर से निकलने के बाद, हेलीकॉप्टर आपके फाइटर प्लेन ने उसको जो है रिलीज़ कर दिया, लेकिन जो मोशन उसका हुआ बाद में उसे, उसकी जो गति वो है प्रक्षेप्य गति, ठीक है। बंदूक से दागी गई गोली, बंदूक से आप बुलेट आपने रिलीज़ कर दी, छोड़ दी, जो एनर्जी गन से आपको लगी उसके बाद वो गोली खुद मोशन कर रही है, ठीक है। तो इस तरह के एग्जांपल हैं, जैसे खिलाड़ी द्वारा फेंका गया भाला, बहुत सारे एग्जांपल इसके जनरल लाइफ में आपको मिलेंगे। और सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने महाभारत रामायण भी देखा होगा, उसमें क्या तीर चला देते हैं ऐसे, वहाँ से कमान से तीर निकलता था, उसमें उसको खींचने में ही तो फोर्स लगता था, लेकिन उसके बाद वो खुद मोशन करता है, तो वही उसकी जो गति होती है वो प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है, ठीक है। तो ये है प्रोजेक्टाइल मोशन की सारी कहानी। इसके एग्जांपल जनरल लाइफ में आपको बहुत देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं प्रक्षेप्य गति के प्रकार, टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला इसका टाइप है वो ये है तिर्यक प्रक्षेप्य गति, ठीक है दोस्तों, तिर्यक प्रक्षेप्य गति। नोट्स साथ में बनाते चलेंगे सभी बच्चे, ताकि बाद में आपको एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले इसका पॉइंट है, ये जो इसके टाइप हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान से पूरा नोट करके चलेंगे, ठीक है। इसमें सबसे पहले डायग्राम हम बनाते हैं एक, ठीक है भाई। यहाँ से देखते हैं हम, ये है तिर्यक प्रक्षेप्य गति के लिए हमें डायग्राम बना रहे हैं, सभी देखते चलेंगे, नोटबुक करते चलेंगे साथों साथ, ठीक है ना। ये इसकी मैक्सिमम रेंज हो गई ऊपर जाने की, u sin थीटा, दिस वन इज u cos थीटा, r परास को परास भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी रेंज है स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ तक गया इसकी रेंज परास, इसको u cos थीटा में भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, x अक्ष पर u cos थीटा, y अक्ष पर u sin थीटा, ठीक है। इसको जो इसका जो मोशन है ऊपर जा रहा है u sin थीटा, ठीक है। मैक्सिमम विड्थ पर देखिए से समझते चलेंगे धीरे धीरे, यहाँ 0 पॉइंट है, यहाँ से मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम है इसकी, यहाँ पर 0 पॉइंट है, यहाँ से 0 पॉइंट है, यहाँ से मैक्सिमम विड्थ पर, देखिए से समझते चलेंगे धीरे धीरे, यहाँ 0 पॉइंट है, यहाँ से मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम है इसकी, यहाँ पर, ठीक है।
ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। यहाँ से चला तो यू साइन थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। देखिए यहाँ से ऊपर तक जा रहा है ना, तो ये इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जाकर क्या होगा, यू साइन थीटा हो गया 0 मैक्सिमम हाइट पर। ऑप्शनल में आ जाते हैं, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से डाउन जा रहा है तो यू साइन थीटा जो हो रहा है वो डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ पर ये इंक्रीज़, और बीच में हाई रेंज पर जो इसका पीक पॉइंट होगा, किसी भी एलिमेंट का जो मोशन कर रहा है उसका जो पीक पॉइंट होगा, उसका जो बिल्कुल हाई रेंज होती है उस पर जाकर उसकी गति बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल ठीक है। फिर डाउन आना 1 सेकंड के लिए, तो उसकी गति जो मोशन होता है वो शून्य बिल्कुल 0 हो जाता है। फिर वो नीचे की तरफ आना शुरू करता है, ठीक है। फिर उसकी जो वो डिक्रीज़ होता है, ठीक है। हाइट इसकी मैक्सिमम यहाँ पर, इसमें ये जी ग्रेविटेशन लगा हुआ है, ठीक है। और देखो इसमें 2-3, इसको पूरे डायग्राम को ढंग से समझेंगे अब, ठीक है। ये मैंने बना दिया है, अब इसको समझेंगे तिर्यक प्रक्षेप्य गति की होता क्या है। इसकी जो हाइट है, ये इसकी पीक पॉइंट मैक्सिमम हाइट पर यू साइन थीटा 0 यहाँ पर इंक्रीज़ होगा, और इधर नीचे आते टाइम जब एलिमेंट जो कोई तत्व है भाला है वो नीचे की तरफ आएगा तब यू साइन थीटा डिक्रीज़ होगा, ठीक है। और जो इसमें जी साइन जो है, ये ग्रेविटेशन जितना ऊपर जाने पर लगेगा उतना ही नीचे आने पर जी जो है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें कांस्टेंट भी रहेंगी और कुछ चीज़ें चेंज होंगी, वे देख लेते हैं। कांस्टेंट जो चीज़ें रहेंगी जो ऑप्शन में पूछ लेता है, क्वेश्चन में जो सवाल में आता है वो आता है कि तिर्यक रेखा में तिर्यक प्रक्षेप्य गति में क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है। तो पहला तो होता है जी, ठीक है। और ये क्या बताया, यू साइन थीटा कोई चेंज नहीं होता। तो सेकंड है यू कोस थीटा, साइन थीटा में चेंज हो रहा है, पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर 0 कांस्टेंट हो गया, फिर 0 होने के बाद डिक्रीज हो रहा है। तो साइन यू साइन थीटा में तुझे चेंज हो रहा है, लेकिन यू कोस थीटा चेंज नहीं हो रहा है। तो जी फर्स्ट और सेकंड, यू कोस थीटा कांस्टेंट है इस मोशन में, तिर्यक प्रक्षेप्य गति में, ठीक है। सारा डायग्राम समझ में आ गया होगा ना, है तो दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई भी एलिमेंट है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से तिर्यक प्रक्षेप्य गति करता है, हाईएस्ट पीक पर यू साइन थीटा 0 होता है, यू साइन थीटा यू कोस थीटा एक्स पर यू कोस थीटा वाई पर यू साइन थीटा, ठीक है। ग्रेविटेशन जी इसका जो है सेम रहता है हर जगह, जितना यहाँ लगेगा उतना ही यहाँ लगेगा, उतना ही यहाँ लगेगा, हर जगह जी सेम होगा बिल्कुल, स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक जी बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। इसकी ये आर से इसकी प्रास है कि रेंज इसकी कितनी दूरी तक ये गया, ठीक है। कांस्टेंट रहने वाली दो चीज़ें हैं जी और यू कोस थीटा, ठीक है। चलिए अब इसमें इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप। तो इसमें नेक्स्ट टाइप है इसका प्रक्षेप्य गति का, प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड टाइप है क्षैतिज प्रक्षेप्य गति। क्षैतिज प्रक्षेप्य गति क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई फाइटर प्लेन आप उड़ा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कोई दुश्मन का बंकर है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। देखो ये दुश्मन का बंकर है और आप ऊपर से अपना एयरक्राफ्ट लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने, ये आपका एयरक्राफ्ट है, यहाँ से आपने एक बम गिराया, ठीक है। वो यहाँ से आपने रिलीज़ किया, उसको टारगेट दिया इस बंकर का, ठीक है। तो ये जो इसकी मोशन होगी यहाँ पर जाके जो ये हिट करेगा, इसका जो बम का जो रॉकेट का जो मोशन होगा, उस मोशन को क्या बोलते हैं, क्षैतिज प्रक्षेप्य गति। वो होता है क्षैतिज प्रक्षेप्य गति। ऊपर से देखिए, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। देखिए ध्यान देने वाली बात है, ये रॉकेट है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है बंकर की तरफ, ठीक है ना। ये बंकर है, ये बंकर है, और यहाँ से ये रॉकेट आपने बम डाला इसके ऊपर, इसकी जो गति है वो है क्षैतिज प्रक्षेप्य गति। इसमें नेक्स्ट आता है इसका थर्ड पॉइंट, नत समतल पर प्रक्षेप्य गति। ये इसका थर्ड पॉइंट है। इसको क्या, इसको समझेंगे। देखिए क्या है,
अभी आपने क्या किया, ऊपर से नीचे इसको जो है हिट किया। अब आप सपोज कीजिए नेवी वाला हम केस देख लेते हैं। मान लिया आप कोई समुद्र तल पर हैं, यहाँ पर आपका जो है वो जहाज़ खड़ा हुआ है और यहाँ पर कोई दुश्मन का फाइटर प्लेन है। तो यहाँ से आपने अपनी मिसाइल से जो है रॉकेट लॉन्च किया इसको हिट करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ से अपने जहाज़ से ऊपर किसी भी जो दुश्मन की एक्टिविटी है उसको क्रैक करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आपने यहाँ से अपना रॉकेट लॉन्च किया। तो जो इसकी गति है नीचे से ऊपर की साइड है, देखिए नीचे से ऊपर। इसमें क्या है 36 में ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन इसमें नीचे से ऊपर की तरफ है। जो इसकी गति है समतल तल पर प्रक्षेप्य गति ये होता है, ठीक है। ये एक थीटा कोण ही बनाता है यहाँ पर, जो भी तल से बनाएगा अपने, ठीक है ना। सीधी डायरेक्शन में लगा लीजिए, जहाँ पर भी ये जहाज़ है इसका दुश्मन का क्राफ्ट है उसको आपने हिट किया यहाँ पर, ये इसका थीटा कोण बनेगा। और यहाँ से आपने बम रिलीज़ किया तो इसकी जो मोशन है उसको बोल देंगे नत समतल पर प्रक्षेप्य गति, ठीक है। हाइट मैक्सिमम क्या होता है, जब हमने देखा था सर, तो हाइट मैक्सिमम पर क्या कांस्टेंट होता है, क्या होता है 0 साइन थीटा, यू साइन थीटा जो होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है ना। ये पूछ लिया जाता है तो इसे याद रखेंगे, ठीक है। इसमें तो ये थे प्रक्षेप्य गति के प्रकार। पहला अभी हमने देखा, सेकंड है क्षैतिज प्रक्षेप्य गति, ऊपर से नीचे की तरफ एक्टिविटी। नत समतल पर प्रक्षेप्य गति, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये इसके 3 प्रकार थे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं उड्डयन काल। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो बचता है उड्डयन काल। प्रक्षेप्य गति का अगला पॉइंट है उड्डयन काल। उड्डयन काल क्या होता है, चलिए देखते हैं उड्डयन काल। प्रक्षेप्य गति का नेक्स्ट पॉइंट उड्डयन काल, ठीक है। उड्डयन काल क्या होता है, प्रक्षेप्य द्वारा ऊपर जाने तथा उसी तल तक जहाँ से फेंका गया है उसी तल तक वापस आने में लगा समय, टोटल जो समय होता है उसका, कोई भी ये मान लीजिए जो एलिमेंट है, जैसे आपने देखा होगा स्कूल में बच्चे खेलते हैं, एक बच्चा इधर खड़ा है एक इधर खड़ा है, दोनों एक इधर से गेंद फेंक रहा है, तो इधर से उसने जो फेंकी और वो बच्चा भी उसी प्लेन पर खड़ा है, सेम प्लेन पर दोनों बच्चे उपस्थित हैं। तो जो सेकंड वाला बच्चा है उसने जो उधर खड़े होकर उसको कैच किया, तो बॉल इधर से उसके पहले बच्चे के द्वारा फेंकने से लेकर दूसरे बच्चे के पकड़ने तक जो समय लगता है बॉल में, जितने टाइम वो बॉल हवा में रहती है उस टाइम को उड्डयन काल कहते हैं उस बॉल का, ठीक है। परिभाषा में ये लिखा हुआ है, प्रक्षेप्य द्वारा ऊपर जाने तथा उसी तल तक, सेम दोनों लड़के सेम प्लेन पर खड़े हुए हैं, उसी तल तक वापस आने में लगा कुल समय उड्डयन काल कहलाता है, ठीक है। इसका डायग्राम देखेंगे। जैसे मान लिया ये वो प्लेन है और यहाँ पर ये इधर से एक लड़के ने ऐसे फेंका और ये मैक्सिमम हाइट तक गया, ठीक है। ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, यहाँ तक ये पहुँचा, यहाँ से एक ने फेंका यहाँ तक, यहाँ पे दूसरे ने इसको कैच कर लिया। दोनों का प्लेन क्या है, सेम है, ठीक है। यहाँ से इस पीक पॉइंट तक जाने में कितना समय लगा, t1, वापस आने में कितना समय लगा, t2, ठीक है। तो जो इसका टाइम होगा वो कितना होगा, t = t1 + t2, ठीक है। इसको भी नोट कर लेंगे, देखिए इनसे अभी इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो हुआ बॉल के हवा में रहने का समय जो हुआ, पहले लड़के ने फेंका, पीक पॉइंट तक पहुंचा t1, पीक पॉइंट से दूसरे लड़के तक पहुंचा, डाउन गया t2, ठीक है। तो दोनों को जोड़कर टोटल टाइम उड्डयन काल निकल गया। इसी में नेक्स्ट हम इसी डायग्राम को आगे बनाएंगे तो ये हो जाएगा, ये वाला क्या था, u sin थीटा, ये, ठीक है। और ये इधर क्या था, यहाँ से u cos थीटा, इसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक रेंज है u cos थीटा, ये यहाँ से ऊपर जाना u sin थीटा, ठीक है। y अक्ष और ये x अक्ष, दोनों अक्ष हो गए, दो निर्देशांक चल रहे हैं दो, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, जाके इसका वेग कितना हो गया, 0। बताया था पीक पॉइंट पर जाकर बॉल 1 सेकंड के लिए या 1 सेकंड से कम समय के लिए रुकेगी तो उसका जो मोशन होगा वो कितना होगा, 0। तो v हो गया 0। इसका प्रारंभिक वेग u, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो उसकी मोशन था वो वापस आने में u, लेकिन ये यहाँ पर जो रुका सेकंड वेग जो है उसका सेकंड v वो होगा 0, ठीक है। चाहे 0.0 सेकंड के लिए रुका लेकिन रुकता ज़रूर है, तब होगा वो 0, ठीक है।
तो इसी में क्या इक्वेशन बनेगी पहली, यदि हम देखें ग्रेविटेशन भी इस पे लग रहा है, ठीक है। तो जो पहली इक्वेशन बनी v इक्वल्स टू यू प्लस AT नहीं GT, क्यों? क्योंकि जितना जी यहाँ पर लग रहा है उतना ही जी यहाँ पर लग रहा है, उतना ही जी यहाँ पर लग रहा है। जी क्या बताया था? कांस्टेंट बताया था ना अभी, जी होता है कांस्टेंट। तो जी v इक्वल्स टू GT, ये हो गया इसकी पहली समीकरण, ठीक है। इसमें जी क्या है? गुरुत्व है, सबको पता है, ठीक है। अभी जो इसका नेक्स्ट है वो देखते हैं अभी v इक्वल्स टू यू प्लस GT, इसकी पहली इक्वेशन आई। अब ये T1 के लिए है, ये जो यहाँ से पहले लड़के ने ऊपर तक भेजा इसके लिए T1 के लिए v इक्वल टू यू प्लस GT। अब ये नीचे आ रहा है, ठीक है ना, तो v इक्वल्स टू यू माइनस GT, नीचे आने के लिए माइनस तो T2 हो गया, ठीक है। ऊपर जाने के लिए प्लस और नीचे जाने के लिए माइनस, u v इक्वल्स टू यू माइनस GT, ठीक है। अब क्या करा, v कितना हुआ यहाँ पर जाकर 0, v हो गया 0, ठीक है। तो ये इधर क्या हो गया u क्या है? u साइन थीटा, ठीक है, माइनस GT1। इस समीकरण के लिए यहाँ पर v 0 हो गया, यहाँ पर जाने के बाद u क्या है? u साइन थीटा है और माइनस GT1, ठीक है। तो जो T1 के लिए जो फॉर्मूला यहाँ से निकलेगा, क्या निकलेगा? T1 के लिए देखेंगे, ध्यान से देखेंगे ये GT1 इधर आउट क्या गया? माइनस का था, इधर आ क्या हुआ? प्लस का हो गया, ठीक है। तो इधर क्या हो गया? u साइन थीटा अपॉन g, ये हो गया इसका T1 का ऊपर जाने का समय, ठीक है, ऊपर जाने का समय। जो जितने समय में बॉल ऊपर गई, पहले लड़के ने उसको थ्रो किया, फेंका, जितने समय में वो पीक पॉइंट तक पहुंची, उसका जो समय निकालने का फॉर्मूला वो है T1 इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। अब इसके नीचे आने का समय देखते हैं, यहाँ पर बॉल यहाँ पर पहुँच गई, यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला आ गया। अब इसका जो टोटल इसका नीचे आने का है वो भी देखते हैं, ठीक है। क्या है? देखिए ये परिभाषा सबने नोट कर ली होगी, इसको मैं साफ कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा नीचे दिखेगा नहीं। ऊपर जाने का समय हुआ T1 इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। अब देखते हैं नीचे आने का, बॉल यहाँ से यहाँ पहुँच गई, अब यहाँ से नीचे आने का जो समय है, माना T1 इक्वल टू T2, जितना समय जाने में लगा उतना ही आने में लगा, ये हम मान लेते हैं पहले, ठीक है ना। माना T1 इक्वल टू T2, ठीक है, दोनों समय बराबर लगे, मान लिया हमने। जो टोटल टाइम है वो क्या था? ये T1 T इक्वल टू T1 प्लस T2। अब T2 को हमने क्या मान लिया है? T1 दोनों बराबर मान लिए हैं, तो T इक्वल्स टू T1 प्लस T1 कितना हो गया? T इक्वल्स टू 2T1, ये हुआ समय। अब T1 का क्या मान है? तो T इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये कितना हुआ? टोटल समय नीचे आने में, बॉल को जहाँ से फेंकी गई वहाँ से यहाँ तक नीचे आने में जो टोटल समय लगा वो हुआ ये, ठीक है ना। T इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, नीचे आने का समय, नीचे आने में लगा समय। देखिए जितने में बॉल ऊपर गई ये उसका डबल है, ऊपर जाने का प्लस नीचे आने का, दो डबल समय हो गया ना, दुगना हो गया, तो ये इसी का दुगना, ठीक है। दोनों समय जुड़ गए आपस में। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक जो टाइम बॉल को लगा नीचे तक आने में, जो टोटल समय रहा वो हुआ T इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये उड्डयन काल का समय, यहाँ पर ये बॉल के ऊपर जाने का समय और ये नीचे आने का समय, टोटल समय यहाँ से, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। उड्डयन कालों का अनुपात, ठीक है, जो T1 T2 अभी हमने देखा, उनका जो अनुपात होता है, उससे पहले एक नोट पॉइंट करके लिखेंगे, एक पॉइंट नोट करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पूरक प्रक्षेपण कोणों,
पूरक प्रक्षेपण कोणों थीटा तथा 90 माइनस थीटा के लिए क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू 90। पूरक कोण क्या होते हैं, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें पूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। इसमें क्या होता है, जो उड्डयन कालों के लिए है, उड्डयन कालों का अनुपात, ये होता है उड्डयन कालों का अनुपात। देखेंगे T1 क्या माना हमने, थीटा, एंड T2 90 माइनस थीटा। ठीक है, T1 थीटा, T2 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, T1 कितना हो, 45 डिग्री, दोनों 90 चाहिए ना। और T1 का फॉर्मूला क्या, 2u साइन थीटा। ठीक है, 2u साइन थीटा। अनुपात क्या होगा, अपॉन T2, T1 अपॉन T2। अपॉन में क्या था u, इसके अपॉन में 2u साइन थीटा। T1 T2 दोनों का अनुपात देख रहे हैं। T1 का 2u साइन थीटा अपॉन u, T2 का 2u साइन 90 माइनस थीटा होगा ये, क्योंकि थीटा 2 क्या है, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा अपॉन u, u से u कैंसिल, 2u से 2u कैंसिल। ठीक है, क्या बचा, T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है ना, तो क्या हुआ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये हो गया अनुपात। ये क्या होता है, टेन थीटा। तो T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू टेन थीटा। ये हो गया फाइनल फॉर्मूला उड्डयन कालों के अनुपात का। ठीक है ना, T1 और T2 जो टोटल टाइम लग रहा था उसका जो फॉर्मूला होगा T1 अपॉन T2 इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, ये हुआ उड्डयन कालों का अनुपात का फॉर्मूला। ठीक है ना, अब इसमें हम देखते हैं आगे, ये उड्डयन काल की कहानी थी सारी। अब इसमें हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्षैतिज प्रास। इसका जो उड्डयन काल के बाद जो प्रास होता है, नेक्स्ट प्रास आता है क्षैतिज प्रास। रेंज होता है, कवर रेंज, किसी भी एलिमेंट के द्वारा उसको थ्रो किया गया जो रेंज वो कवर करता है उसे बोलते हैं प्रास। तो उसके आगे देखते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा उड्डयन काल, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्षैतिज प्रास। क्षैतिज प्रास क्या होता है, उड्डयन काल के दौरान वस्तु द्वारा, उड्डयन काल में जो बॉल को जो दूरी तय करने में जो समय लग रहा था, उस उड्डयन काल में जो वो दूरी तय करी है, जो दोनों लड़कों के बीच की दूरी, पहला लड़का इधर खड़ा है, दूसरे इधर खड़ा है, उसने बॉल फेंकी, जो दोनों लड़कों के बीच की दूरी है, जहाँ पर उसने सेकंड वाले ने बॉल पकड़ी, उस डिस्टेंस को बोलते हैं क्षैतिज दूरी। ठीक है ना, इसका डायग्राम में है, यहाँ से ये मान लीजिए, ये यहाँ तक, ये क्या है, ठीक है, यू कोस थीटा, क्या था, आर से इसको बोल रहे थे प्रास, यहाँ तक। ठीक है, ये ऊपर जाने का यू साइन थीटा। तो देखिए ये जो रास्ता है, यहाँ से ए से बी तक की जो दूरी है, इस दूरी को बोलते हैं क्षैतिज प्रास। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक की जो दूरी होती है, किसी भी एलिमेंट के द्वारा उसको कवर किया जाता है, उसे बोलते हैं प्रास। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला देख रहे हैं, इसलिए इसका डेरिवेशन कर लेते हैं आगे। इसमें समझ तो आ ही गया होगा। उड्डयन काल के दौरान उड़ने में जो कोई भी एलिमेंट है वो जो है उड्डयन काल में, उसके उड्डयन काल में वस्तु के द्वारा जो तय, यहाँ से बॉल फेंकी, बॉल के द्वारा यहाँ से ऊपर जाकर यहाँ तक बी तक वो पहुँची, उसका जो टोटल समय लगा, जो टोटल दूरी उसने 100 मीटर या 50 मीटर या 10 मीटर जो भी डिस्टेंस उसने कवर किया, उसको बोलते हैं क्षैतिज प्रास।
ठीक है। अब हम इसी में आगे देखते हैं इसका डेरिवेशन का क्या होगा। डिस्टेंस दूरी है ना, तो डिस्टेंस क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ समय भी तो लगेगा, कुछ गति भी होगी, तो वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या है, r पर आस। वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा। देखो ऊपर जाने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ आगे कितने आगे तक गया, बॉल कितनी आगे तक गई, वो जो दूरी है u cos थीटा है। तो u cos थीटा इंटू टाइम क्या है, t। ठीक है, कैपिटल T मान लेते हैं, कैपिटल T। ठीक है, तो r इक्वल्स टू क्या हो गया, u cos थीटा। अभी t का क्या फॉर्मूला था, अभी नेक्स्ट देखा पीछे, टोटल समय कितना लगा था, t इक्वल्स टू 2u sin थीटा अपॉन g लगा था ना, तो वही यहाँ पे लिखेंगे 2u sin थीटा अपॉन g, ये था ना। तो टोटल फॉर्मूला क्या बन गया, u अपॉन g 2 sin थीटा और cos थीटा, u स्क्वायर 2u u स्क्वायर अपॉन g 2 sin थीटा अपॉन 2 sin थीटा cos थीटा। अब 2 sin थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का। तो टोटल क्या बन गया, r इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन g sin 2 थीटा। ये हो गया क्षैतिज निकालने का, परास निकालने का फॉर्मूला। परास निकालने का जो सूत्र है वो हुआ ये, r इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। अब मान लिया हमें इसका जो मतलब परास है वो अधिकतम परास निकालने के लिए क्या करेंगे, थीटा के स्थान पर कुछ भी रख दो, क्या 45 रख दिया मान लिया हमने, तो क्या हुआ, यहाँ पे मान लेते हैं, देखिए r इक्वल्स टू हम इसका मैक्सिमम r मैक्सिमम के लिए, ठीक है, क्या हुआ, r इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी 2 साइन 2 इंटू 45, 2 इंटू 45 कितना हो गया, r इक्वल्स टू यू स्क्वायर जी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो r इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी, ये हो गया इसका अधिकतम प्रास। अधिकतम प्रास निकालने के लिए ये फॉर्मूला, और प्रास निकालने के लिए r इक्वल्स टू यू स्क्वायर जी अपॉन साइन 2 थीटा, ये हो गया फॉर्मूला। ये थी क्षैतिज प्रास की पूरी कहानी। ना समझ आइए दोबारा बता रहा हूँ, देखो क्षैतिज प्रास उड्डयन काल के दौरान वस्तु द्वारा तय कुल दूरी, उड्डयन काल के दौरान वस्तु के द्वारा तय कुल दूरी, जितनी दूरी वो तय करेगी उसे बोलते हैं परास। ठीक है, ये परास क्या होता है, यू कोस थीटा, ऊपर जाने पे हाइट क्या होता है, यू साइन थीटा। ठीक है, फॉर्मूला बनाएंगे, डिस्टेंस, परास की दूरी की बात हो रही है तो डिस्टेंस दूरी, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी क्या है, यू कोस थीटा लिया, डिस्टेंस क्या है, आर, परास से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं परास को। टाइम कितना है, टी का लास्ट फॉर्मूला क्या देखा था उड्डयन काल का, टी इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये देखा था, वही हमने यहाँ पर रख दिया 2u साइन थीटा अपॉन जी यू कोस थीटा, यू 2u स्क्वायर अपॉन जी, ये हो गया यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, लिख दिया यहाँ पर u r इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, ये हो गया सूत्र का फॉर्मूला, सॉरी इसका अच्छा परास निकालने का फॉर्मूला हो गया ये r इक्वल्स टू यू स्क्वायर जी अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब यदि सवाल में दे दे कि उसका मैक्सिमम परास निकालिए तो क्या होगा कि थीटा के स्थान पर 45 डिग्री आप लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, 2 में 45 से गुणा करेंगे 90 हो जाएगा, साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो कितना क्या बचेगा, r इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, ये इसका मैक्सिमम निकालने का फॉर्मूला, मैक्सिमम रेंज निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये थी आज की सारी कहानी। हमने सबसे पहले देखा 2 डायमेंशनल मोशन, कितने टाइप का, 2 टाइप का, प्रक्षेप्य और वृत्तीय। ठीक है, प्रक्षेप्य हमने कंप्लीट किया, प्रक्षेप्य किया, उड्डयनकाल और क्षैतिज परास, ये 3 चीज़ हमने इसके अंदर की। अभी जो इसका नेक्स्ट पार्ट बचा है वृत्तीय गति, अब वृत्तीय गति हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यदि आपको लगा हो आपके लिए यार मेहनत की गई है तो यह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें
जो बच्चे नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, और जो बच्चे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ठीक है ना, और अपने परिवार को बढ़ाओ। आज की पूरी कहानी हमने देख ली, ठीक है। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और उन बच्चों को ज़रूर शेयर करते हैं जो एनडीए, एयरफोर्स, नेवी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने वर्दी पाने का सपना देखा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को शेयर ज़रूर कर देंगे, और परिवार को बढ़ाओ यार, तभी तो अच्छा लगेगा। जब परिवार बढ़ेगा तो पढ़ने में मज़ा आएगा। रेगुलर बेस पर आपको वीडियोस मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। ये थी आज की पूरी कहानी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।